Our new chapter that is जीएसटी का प्रोसीजरल कंप्लाइंस अंडर जीएसटी। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे फ्यू पार्ट्स में, तो इसमें जो है हमें क्या क्या देखना होता है। एक रजिस्ट्रेशन किसको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कुछ लिमिट दिए हुए है 10 लाख का और 10 लाख का 75 लाख का 120। जस्ट अ सेकेंड। तो इसके अंदर जो है 3 लिमिट्स होती है। ठीक है, वो 10 लाख वाली, 20 लाख वाली और हमारे वो 40 लाख वाले लिमिट। ठीक है ना, 10 लाख होती है हमारे मणिपुरम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड उन स्टेट्स के लिए। ठीक है, ये होती है हमारी दूसरे और जो स्टेट्स होते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वो सारी 40 लाख होते हैं। बाकी के जो भी अदर स्टेट्स के होते हैं ना वो वाले। ठीक है, 21 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरेटरीज, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल होती है लाख है। ठीक है ना, तो उसके बाद में ये है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर ई इनवॉइस हो गया, सेल्फ टैक्स इनवॉइस होता है, बिल ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक है ना, बिल ऑफ सप्लाई एंड उसमें और बहुत सारे होते हैं। ई वे बिल हो गया। ठीक है ना, ई वे बिल हो गया। तो कौन सा किस में जो है लगेगा। फिर हमारा कंसोलिडेटेड भी होता है। एक हमारा कंसोलिडेटेड लगता है अगर तुम्हारे 200 से कम है और तुम अनरजिस्टर्ड हो तो कुछ कंडीशंस होती है ये वैल्यू। ठीक है ना, और ई वे भी लगता है हमारा अगर तुम्हारा अप टू जो है अप टू अगर तुम्हारा 5 करोड़ तक है तो उस केस में। ठीक है, एंड नहीं सॉरी, ई वे बिल लगता है 50 लाख वाला अगर तुम्हारे कंसाइनमेंट वैल्यू जो है 50 लाख नहीं 50,000, रियली सॉरी। तो इसमें जो है ई वे बिल जो है कब लगता है हमारा, अगर तुम्हारा कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 है तो। ठीक है ना, और फिर हमारा आता है वो ई इनवॉइस लगता है कब हमारा अगर 50 करोड़ तक अगर तुम्हारा नहीं 5 करोड़ तक अगर तुम्हारा पहुंच रहा है टर्नओवर तो उस केस में। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम देखेंगे इसके अंदर। QRMP होता है एक हमारा, QRMP स्कीम ये इसमें लगता है रजिस्ट्रेशन वाले में। QRMP वो लगता है हमारा अप टू 5 करोड़ तक अगर तुम्हारा टर्नओवर है तो ये ई वे बिल में मोर देन होगा। ठीक है ना, ई इनवॉइस है ना, ये ई इनवॉइस में मोर देन 5 करोड़ है तो इसके ये सब होता है। फिर उसमें बाद में जो है और हमने वो देख लिया ऑलरेडी, ये कंसोलिडेटेड वाला। ये कुछ लिमिट्स है, मतलब मैंने इकट्ठा सब बता दिया है तो। ठीक है, ये देख लेना। फिर ये है हमारा इनवॉइस अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, ये हमारा मेंटेन करना पड़ता है 72 मंथ्स यानी कि 6 ईयर्स तक। ठीक है, तो बाद में है ई वे बिल, ये वही वाली है, ये वाली बात है। फिर रिटर्न्स अंडर जीएसटी अलग रिटर्न्स होती हैं। GSTR 1 हमारा वो इनवर्ड परचेज वाला, 2 अपना आप हो जाता है, 2B होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे अगर तो सामने वाला का जब कर रहा है तो। 3 होता है ये हमारा 3B परचेज से सीलिंग का है वो वाले। ठीक है ना, 1 और 3B में। फिर है हमारा 4 कंपोजिशन स्कीम वाले। फिर है हमारे इसके अंदर और भी काफ़ी सारे होते हैं। 10 होता है हमारा एनुअल रिटर्न का। ठीक है, और TDS और TCS भी होता है हमारा इसमें, कुछ 7, 8 ऐसा कुछ भी है। TDS और TCS का भी होता है इसमें। वो भी होता है क्या कहते हैं NRTP, CTP, NRTP ये भी होता है ना, उनका भी अलग रिटर्न्स दिया होता है। तो अलग अलग रिटर्न्स की अलग अलग ड्यू डेट्स होती हैं। उसके बाद में पेमेंट ऑफ टैक्स कब करना होता है तो उसकी भी ड्यू डेट्स होती है। किसी की 13th ऑफ मंथ होती है, किसी की 12th ऑफ मंथ, किसी की 11th ऑफ मंथ, ऐसा कुछ भी होगा जब आगे अगर तुम वन शॉट देखे तो आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद में रिफंड होता है हमारा अगर तुम्हारा जो एक्सेस अगर तुम दे दिया हो। ठीक है, ऐसा अगर कुछ केसेस जिसके अंदर आपको रिफंड मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में है डिमांड, रिकवरीज एंड लिटिगेशंस। तो अगर तुम जो है पे नहीं करते हो लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, अगर तुम फेल हो जाते हो पे करने में, तुम्हें ऑर्डर आ चुका है कि पे करो मगर फिर भी नहीं करते तो उस केस में हम रिकवरी कैसे करेंगे। तो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि तुम्हें या तो तुम्हारा जो है प्रॉपर्टी अगर कुछ है तो उसे जो हम सेल कर देंगे, इमोरल प्रॉपर्टी है तो उनसे हम जो है कुछ भी लाइक सीज कर देंगे, फिर कुछ भी। ठीक है, वैसा कुछ कर लेंगे। फिर तुम्हें जो है इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो है ऐसा करके काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई कि रिकवरी कैसे करनी है। ठीक है, टैक्स की लाइबिलिटी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वो है, लिटिगेशन वगैरह होगा तुम्हारा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ होगा नहीं, थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रैक्टिकल ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन वाला है ना उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल सकता है। ये वही है, देखो लिमिट जो मैंने बता दी कि 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख का। इसमें भी कुछ स्पेसिफाइड गुड्स होता है। ये देखो स्पेसिफाइड गुड्स के अंदर क्या आता है हमारा वो हमने जो पहले एक बार देखा था ना, प्रति ब्रिक्स के अंदर हमें सिर्फ ये P वाला नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, P वाला नहीं, एयरेटेड वाटर वाला नहीं लगेगा। प्रति ब्रिक्स हम जब करते हैं ना 4 ब्रिक्स, पहले हमने देखा था किसमें देखा था ये, उसमें कंपोजिशन स्कीम वाले में देखा था।
कंपोजिशन स्कीम वाले में हमने ये देखा था। तो जो है इसके अंदर बस सारे सेम ही है। यहाँ पे पान मसाला आ गया, ये टी का जो है हमारा टोबैको आ गया, आई का आइसक्रीम आ गया, ठीक है, और ये देखो आइसक्रीम आ गया यहाँ पे, ठीक है, आइसक्रीम। बस यहाँ पे वो वाला नहीं है, एरेटेड वाटर वाला नहीं है, बाकी सारे वही है, ठीक है। उसके बाद में उसके लिए क्या दिया हुआ है, एनहांस एग्जाम्पशन एट वाटर लाइक इज नॉट एप्लीकेबल इंटरेस्ट स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स। ये तो पता है ना कि हमें जो है उसमें अगर जब वो कंपोजिशन स्कीम वाला था उसमें नहीं है शायद, लेकिन देखेंगे हम आगे, ठीक है। कंसिडर्ड एंगेजिंग का सप्लाई ऑफ गुड्स एंगेज, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। 20 लाख की लिमिट है, 10 लाख की लिमिट है। अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, एम है लोकेटेड इन दिल्ली, इन्फॉर्मेशन दी गई। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इन दिल्ली कितने, 23 लाख। एग्जाम सप्लाई कितनी है, 18 लाख। तो इसको क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो हमारे जो है लिमिट कितनी होती है, 40 लाख की होती है, ठीक है। रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन सिंस एग्रीगेट टर्नओवर जो है ना एक्सीड हो रही है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 40 41 लाख हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 41 लाख बन गया, 41 लाख 40 से ज़्यादा है। तो इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल एंड वैल्यू ऑफ सर्विसेज दोनों का करोगे तो 41 लाख होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर से ज़्यादा है, तो इसलिए जो है इसको टैक्सेबल होगा। फिर क्या है, हैदराबाद में फैक्ट्री है, उसको मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई गुड्स करता है, उसकी टर्नओवर दी हुई है। तेलंगाना में इतनी होती है। रिवॉर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 8 लाख का है। एग्जाम टर्नओवर 16 लाख का है। क्या इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो हमें जो एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी पड़ती है। इसके अंदर हम फर्स्ट वाला और ये लेंगे। रिवॉर्ड चार्ज मैकेनिज्म कभी भी इंक्लूड होता है, ये एक्सक्लूड रहता है हमेशा, ठीक है। तो इनवर्ड सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में एंड इसका जो है टर्नओवर कितना बनेगा, तो ये 16 और 5 में ऐड करेंगे तो 21 हो जाता है लाख से, ठीक है। एंड फॉर तेलंगाना एंड इनका इंटरेस्ट रेट सब सॉरी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर गुड्स कितना है, 20 लाख का। और तो इसलिए इसको जो है यहाँ पे लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो हम इसमें क्या ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी चीज़ हमारे टर्नओवर में इंक्लूड होती है और कौन सी नहीं होती है। ऊपर वाले में हमारे सारे इंक्लूड हो रही थी, दोनों भी एग्जाम्पल वाले ये, इसमें ये वाला जो इंक्लूड नहीं होती है, इनवर्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर में मेन तो यही है कि किसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और किसको नहीं है, ठीक है। ईवी बिल और वो वाला तो फिर भी बहुत इजी है, उसमें हमें सिर्फ वही देखना होता है, मतलब उसमें डेज का भी शायद पूछ लें। तो उसमें यही होता है कि भाई जो है अगर 20 किलोमीटर है तो एक दिन होता है, 20 किलोमीटर से ज़्यादा है तो एडिशनल 1 डे मिलता है, ठीक है। छोटी गाड़ियाँ हैं, तो अगर बड़ी गाड़ियाँ हैं तो उस केस में जो है 200 किलोमीटर का देखा जाता है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस 200 किलोमीटर है तो 1 डे होता है वैलिड इनवॉइस का, वो ईवी बिल का है, ठीक है। हम अपना क्वेश्चन ढूंढते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। ये इनवॉइस का है 500 करोड़। ये तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये सारा पुराना दिया है, हमें पुराना देखना ही नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है 21 अगस्त से हमारे कितने लिमिटेड, तो 5 करोड़ से ज़्यादा है, ये मैंने बताया था ई इनवॉइस के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में बता दिया था। ये भी कुछ चीज़ है कि भी ये एप्लीकेबल नहीं होगी, किस पे नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी, बैंक कंपनी, जीटीए वाले, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले, मूवी टिकट वाले, एसईजेड वाले, और ये हमारा लोकल अथॉरिटी वाले, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह है जो। ओके, ये हमारा रजिस्ट्रेशन मिल गया। इसमें जब क्या बोला गया कि रजिस्ट्रेशन है क्या है ये, ठीक है। ये देखो इंटरप्राइज है कोलकाता, एग्जाम्पल लग रहा है मेरे। मेक्स एंड गुड्स सप्लाई धीरानी इंटरप्राइज गाजियाबाद में। द गुड्स विल बी मूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री कोलकाता 3 मई को, ठीक है। 3 मई को रिमूव हो गया था वो, एक सेकेंड, हाँ 3 मई है। टैक्स इनवॉइस जो है कब इशू होना चाहिए, जब वो मूव हुआ ना उस केस में, क्योंकि यहाँ पे जो है मूवमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, मूवमेंट इंक्लूड है, तो थर्ड ये वो वाला है। तो सेक्शन 31 नहीं होता तो हमारा इनवॉइस इशू करने का कब होता है, वो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई जो है उसमें अच्छे से बताया है, तो मैं चार्ट भी दिखाया है और ये भी बताया है, तो वो जो है उसमें ज़रूर देख लेना एक बार, वो वाला चैप्टर, उसका वीडियो भी अपलोडेड है। तो अब ये क्या है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइड करता है सर्विसेज, और यहाँ पर सर्विसेज में कितने दिनों में करना पड़ता है, 30 डेज में करना पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी है तो 45 डेज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर बैंकिंग होती तो ये बैंकिंग कंपनी के लिए। फिर फोटो फिल्म एजेंसीज हैं कोलकाता में, और 1 जून को ये इसको कब से करना है, इसको 30 जून से पहले जो है इनवॉइस इशू कर लेना है। फिर है सीमाइन कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एएमसी है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का, इफेक्टिव फ्रॉम 1 ईयर। ये देखो यहाँ पे ना हमें कुछ पेमेंट का दिया हुआ नहीं, इनवॉइस मस्ट बी इशूड फॉर 9 सितंबर, बाई 9 सितंबर
इन दिस केस यहाँ पे कंटेंट सप्लाई सर्विसेज है वेयर ड्यू डेट जो अनसर्टेनेबल है, टैक्स इनवॉइस जो इशू हो जाना चाहिए 9 सितंबर से पहले, ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। तो इसमें जो है हमें कुछ दिया हुआ नहीं, से हमें जब इन्वॉइस मिल रहा है ना तभी टैक्स इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया हुआ है वही, ठीक है, डेट पे। ये तो मुझको लगता है बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, काम की चीज़ नहीं है। सजेशन जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आई एम रेडी टू इम्प्रूव। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू स्पीक स्लोली। आई नो आई टॉक टू फास्ट बट या आई एम ट्राइंग टू स्पीक स्लोली। ये आईटीसी का क्वेश्चन है। अगर देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्सेस, तो ये ना हमारा जो आईटीसी चैप्टर है ना उसके अंदर भी वैसे ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये उसमें भी कवर हो जाएगा। बट अगर फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट लाइबिलिटी जो हमें पे करना है वो, और इनपुट टैक्स जो हमारे पास ऑलरेडी है अवेलेबल, ठीक है ना। तो इसमें ना क्या करना होता है, पहले जो ये देखो IGST होता है उसको ये मान लो फादर है, ठीक है, और जो बाकी के जो भी है ना CGST, SGST और UTGST ये उनके सन है, ठीक है। तो फादर का जितना भी जो हमारा क्रेडिट होता है ना आईटीसी होता है ना, वो हम सन के आईटीसी से जो है सेट ऑफ कर सकते हैं। जो भी सन का होता है ना वो उनका आपस में जो है सेट ऑफ नहीं हो सकता आईटीसी, ठीक है ना। बेटे का भी बाप से हो सकता है सेट ऑफ, बाप का बेटे से हो सकता है, बट ये जो है ना मान लो भाई भाई है ये सारे, तो इनका आपस में जो है सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो आईटीसी में एक तो ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो IGST होता है ना, सबसे पहले क्या करना होता है कि IGST का खुद का जो भी लाइबिलिटी होती है उससे पहले सेट ऑफ करना होता है। उसके बाद जब भी बचता है ना उसको मान लो ये 1300 इसका पास ITC है, उसने इसके साथ सेट ऑफ किया 1000 लाइबिलिटी थी, मतलब लाइबिलिटी यानी कि उसको पे करना है आगे, ठीक है। तो जब उसने अगर पे ऑफ किया तो 300 फिर भी बच रहा है, ठीक है। तो वो 300 पहले वो अपने इन दोनों से जो है ये सेट ऑफ करेगा। उसके बाद में जो है मतलब ये इनका खुद के पास है, बट पहले क्या करता है, पहले क्या होता है कि ये जो IGST का जो भी ITC होता है ना वो इनसे सेट ऑफ होता है, उसके बाद में वो खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पहले ये होगा, खाली इसको नील करना होगा, फर्स्ट इट विल बी नील, उसके बाद में ये यूज़ होगा, समझ में आया ना। तो इसमें ऐसे होता है। तो अब वो क्या है, अब तुम्हें जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो बचा हुआ मान लो 300 है, तो 300 आप चाहो तो इसमें सेंट्रल टैक्स में तुम 200 दे दो, इसमें 100 दे दो, या फिर आप चाहो तो पूरा का पूरा 300 इसमें दे दो, इसमें जो है कुछ भी मत दो, ठीक है, मतलब सेट ऑफ कर लिया। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर जो है लाइक CGST UDST में आप 300 पूरा दे दो, और इसके अंदर कुछ भी ना दो, मतलब सेट ऑफ का कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका जो आउटपुट लाइबिलिटी ये थी, इसने जो है इनका तो कुछ भी यूज़ किया है नहीं, ठीक है ना। इसके पास ITC था तो उसने वो डिस्चार्ज करके मतलब सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। इसके पास अब 300 बचा, उसने क्या किया कि जो है 200 जो है सेंट्रल टैक्स का CGST के अंदर दे दिया, उसके बाद 300 था, 300 का लाइबिलिटी थी, 200 IGST ने दे दिया, ठीक है। और 100 जो उसने खुद का ले लिया और उससे उसको सेट ऑफ हो गया, 300 रह गया। और वही IGST का 300 था ना, उसमें से 200 को दिया और 100 SGST को दिया। SGST खुद के पास जो है 200 था, उसने वो अपना ले लिया और उसका भी सेट ऑफ हो गया 300 का, ठीक है। एंड ये बस बैलेंस बता रखा है, बैलेंस बचा है। तो इसके पास CGST के पास तो है 100 बचा है, ठीक है, बिकॉज हमने 100 वहाँ से यूज़ कर लिया था, ठीक है, 200 तो 100 हमने यूज़ किया अपना खुद का। यहाँ पे जो है हमने 100 यूज़ किया था, उसमें से 300 का पेमेंट था, 100 वहाँ से ले लिया था IGST से और 200 खुद का ले लिया था, तो यहाँ पे 0 बचा है, और यहाँ पे भी इसका नील हो गया। तो हमारे पास CGST के अंदर बैलेंस बच रहा है 100 का, ठीक है। तो यही बात है। ये और ऑप्शन 2 है कि अब चाहे तो यहाँ पे क्या होता है 200 यहाँ पे दिया था और 100 यहाँ पे दिया था, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे क्या हो रहा है 100 यहाँ पे दे रहे हो CGST को और 200 SGST को दे रहे हो, ठीक है। मतलब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे भी कर सकते हैं। सेट ऑफ की बात है कि हम किसका कितना सेट ऑफ करें। ये हमारा आगे QRMP स्कीम था, ठीक है। QRMP स्कीम में क्या होता है कि हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, पेमेंट तो मंथली होता है पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। अप टू 1.5 करोड़ है तो क्वार्टरली रिटर्न जाती है,
रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 है तो मंथली जाती है। ऐसे कर having aggregate turnover of up to 1 on quarterly in the current financial year up to 1.5 crore rupees which have who have furnished PMP GSTR 1 on monthly basis in the current financial year। more than है तो quarterly return up to 500 crore। leave it। ट्वेंटी सेकेंड डे ऑफ सक्सीडिंग, ये वो है स्टेट वाइज, मतलब मैं कब जो है यहाँ पे देखो ड्यू डेट कब है इसकी, तो स्टेट वाइज अगर तो तुम जो है इन स्टेट्स के अंदर फॉल करते हो तो उस केस में जो है 22 तुम्हारी डेट है सक्सीडिंग क्वार्टर की, मंथ ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर, सक्सीडिंग क्वार्टर का मंथ जो है ना वो पहला मंथ उसमें, तो इसका है 24 ड्यू डेट इन स्टेट्स के अंदर। कुछ क्वेश्चंस है अभी नहीं है इसके अंदर। ये फिजिक्स का है, ये क्वेश्चन तो नहीं है कुछ, मैं देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड बाय द इलस्ट्रेशन लास्ट रिटर्न फाइल वाज अ क्वार्टरली बेसिस फॉर क्वार्टर एंडिंग March 21, ठीक है। तो CGST है 100 इनका, ये जो है क्या है टैक्स पेड इन कैश क्वार्टरली जनवरी से फरवरी का जब था वो, ये अभी हमारा करंट क्वार्टर है अप्रैल टू मई, इसके अंदर इतना टैक्स बन रहा है, ठीक है। टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, ठीक है। तो लास्ट रिटर्न वॉज फाइल ऑन मंथली बेसिस फॉर टैक्स पीरियड, अगर ये मंथली बेसिस पे हुआ है तो यहाँ पे जो है ईच ऑफ मंथ लीव इट, ये पता नहीं क्या है, काम की चीज़ नहीं, ये तो वो जब वन शॉट देख के आओगे ना तो उसमें समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन है हु हैज़ ऑप्टेड स्कीम हु हैज़ पेड टोटल अमाउंट ऑफ 100 इन कैश टैक्स लाइबिलिटी इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ अक्टूबर दिसंबर में जाकर कैश लाइबिलिटी पे की है 100 रुपीज़ की, ठीक है। क्वार्टर ऑप्टेड टू पे टैक्स इन फिक्स मेथड में करना चाहता है पे, ही देयरफॉर पेज 35 ईच ऑन 25 Feb एंड 25 March फॉर डिस्चार्जिंग टैक्स लाइबिलिटी फॉर द 2 months ऑफ क्वार्टर। अब वो क्या चाहता है कि मार्च में और फेब में और मार्च में 25 को वो पे करता है 35 रुपीज़, ठीक है, टैक्स है। और फॉर डिस्चार्जिंग फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, जनवरी फेब का जो है वो क्वार्टर डिस्चार्ज कर रहा है, तो जनवरी का जो है वो पे कर रहा है 25 फेब को, और फेब का पे कर रहा है 25 मार्च को, इसके बाद का तो हो जाएगा। 2 months quarter in his return for the quarter it was found that liability based on the outward and inward supplies for the January 40 rupees हो रहा था, and February it was 42 rupees, no interest is payable for lesser amount of tax rupees 5 rupees, and मतलब उसने जो है कम पे किया है 35 रुपीज़ पे किया उसने दोनों मंथ के लिए, बाद में पता चला कि उसको जो है 40 रुपीज़ और 42 रुपीज़ पे करना था, मतलब ज़्यादा पे करना था, हमें सिर्फ कम ही पे किए हैं। तो अब जो है 5 रुपीज़ और जो 7 रुपीज़ है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, यही बोल रहा है, ठीक है। फॉर द 2 months ही डिस्चार्जेस एंटायर लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर, जब वो क्वार्टर फाइल करेगा ना ड्यू डेट से पहले तब हो जाएगा पे। रजिस्टर्ड ये ऑप्ट करता है स्कीम, ही पेड 100 रुपीज़ इन कैश टैक्स लाइबिलिटी, और ये वही वाले जैसे ये सेम ही है ना, ये रिटर्न फॉर द क्वार्टर टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे क्या 35 ईच पे कर रहा है, और उसकी लाइबिलिटी कितनी बन रही थी क्वार्टर में अवेलेबल था, इसके पास क्रेडिट में अवेलेबल था 125 रुपीज़, बट ही फाइल्स द रिटर्न ऑन 30 अप्रैल, इंटरेस्ट वुड बी पेएबल एट एप्लीकेबल रेट 55 रुपीज़ पर। अगर तुम जो है 125 में से माइनस कर दोगे 70 रुपीज़, इन दोनों को ऐड करेंगे 35 70 हो गया, माइनस करेंगे 125 से, तो जो भी होगा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 55 रुपीज़ पे इंटरेस्ट लगेगा फॉर द पीरियड बिटवीन द ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न एंड 30 अप्रैल, ठीक है। इनका फिर से समझाती हूँ, इसमें क्या हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन था, उसने क्या किया 100 रुपीज़ इन कैश में जो है ही हैड पेड टोटल अमाउंट टैक्स लाइबिलिटी फॉर प्रीवियस क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर में। अब उसने लिया है फिक्सम मेथड पे करने के लिए, ठीक है, और उसने कितना पे कर लिया है 35 और 35 दोनों में ईच मंथ में, ठीक है, एंड जनवरी फरवरी इन हिज रिटर्न फॉर द क्वार्टर। अब उसकी फाउंड हुआ था कि उसकी जो है
टोटल लाइबिलिटी है ना फॉर द क्वार्टर ऑफ नेट अवेलेबल वॉज, लाइबिलिटी कितनी थी 125 की, एंड बट ही फाइल द रिटर्न ऑन 30 अप्रैल, और उसने रिटर्न फाइल भी कर दी, उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा बन रही थी बट उसने रिटर्न भी फाइल कर दी। तो अब क्या होगा, ड्यू डेट से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में 55 रुपीज़ जो था ना उसके ऊपर उसे लगेगा इंटरेस्ट। इसमें क्वेश्चन बहुत बोरिंग लग रहा है मेरे को, तो ये चैप्टर इसमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। हम लोग ना इसका PYQs करेंगे, अब इसकी जल्दी चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे, इसके बाद में PYQs करेंगे पूरा का पूरा। जो गाइडलाइन होता है ना, मुझे कमेंट में बताना कि जो है वो कैसे सॉल्व करवाऊँ, ऐसे सॉल्व करवाऊँ लेक्चर रिकॉर्डिंग के थ्रू, या फिर जो है लिख के सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। कमेंट्स में बताना। आई विल स्टार्ट दैट सीरीज़ वेरी सून, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ चैनल को, और मुझे सजेशंस देना आपको क्या क्या चाहिए। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। क्या यार क्वेश्चन नहीं मिल रहा इसमें कुछ। ये क्या है, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट का है शायद। ट्वेंटी 21 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और हमने शायद अभी तक 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए होंगे। इलस्ट्रेशन आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉपर ऑफिसर है, नोटिस इशू किया है, ए डिमांडिंग सप्रेशन ऑफ टर्नओवर, इनके इसमें सप्रेशन किया है टर्नओवर का, और 35 लाख GST था, 5% का रिमेनिंग अमाउंट वॉज चैलेंज बाय द रेस्पोंडेंट टैक्स पेयर बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो है इसने चैलेंज किया है। द ट्रिब्यूनल अवॉर्डेड जजमेंट इन एडिशन ऑफ टू द ट्यून ऑफ 12,50,000 GST एट 5%। वेट, अज्यूमिंग द अमाउंट वॉज चैलेंज बाय द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट ने टैक्स पेयर ना उसने अपील की है। अब लाइबिलिटी जो है ना, पेमेंट ऑफ GST शेल भी एज फॉलोज, तो हमें क्या लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो GST जो भी होगा 5% का 12,50,000 पे हमारा बन जाएगा 62,500, और इंटरेस्ट जो भी होगा 62,500 जो है फ्रॉम द रेट ऑफ लाइबिलिटी टिल द एक्चुअल पेमेंट तक जो भी पीरियड होगा उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 24% पर एनम के बेसिस पर, ठीक है। और एडिशनल पेनल्टी अगर होगी तो डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस उसे वो भी देना पड़ेगा। बस इतने की बात थी, अच्छी बात फालतू चीज़ें थी। ओके, तो ये क्या है, रजिस्टर पर रॉन्गली पेड कर GST और SGST ऑन द ट्रांजेक्शन विच इज कंसिडर्ड टू बी इंटरेस्ट रेट सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरेस्ट रेट शेल बी रिफंडेड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस और पेड। आंसर दे दिया इसमें खुद ने। नो एक्चुअल रिफंड बैक ऑफ द टैक्स पेड, और रॉन्गली उसने पे कर दिया था CGST और IGST, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड टू बी, वो इंटरेस्ट रेट था, कंसिडर कर दिया था, बट वो क्या था, हेल्ड टू बी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट था, ये इंटरेस्ट रेट होता है, राइट, और ये इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब अंदर ही अंदर अगर कुछ होता है तो वो इंटरेस्ट रेट होता है, राइट। तो उसको लगा ये इंटरेस्ट रेट है, बट निकला क्या, ये नहीं है। तो अब जो है नो एक्चुअल रिफंड बैक मिलेगा उसको, टैक्स पेड जब पे किया उसमें, रादर देयर शेल हैव बीन, उसको ना अमेंडमेंट करना पड़ेगा इनवॉइसेस में टू बी मेड वाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ सब्सिक्वेंट टैक्स पेड। अब जब आगे वो टैक्स पेड जब उसके लिए रिटर्न फाइल करेगा ना, उसमें वो क्या करेगा, अमेंडेड इनवॉइस जो होता है वो उसमें जो है फाइल कर देगा, ठीक है। अभी उसको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, उसको जो है उसका रेमेडी क्या है, मतलब उसको अमेंडेड इनवॉइस पे जो है फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन वाज पेड IGST पे कर दिया, इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड टू बी इंटरेस्ट रेट, उसने लगा इंटरेस्ट रेट है, उसने टैक्स पे कर दिया, एंड शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ CGST और SGST UGST। तो सिमिलर प्रोसीजर होगा एज अब, तो यहाँ पर नो इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसके ऊपर। लेसन में ख़त्म हो गया, चलो ये लास्ट है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सेक्शन क्या है CGST का, पर्सन डील्स विद लाइबल ऑफ ये रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कौन सा लगता है हमारा, 22, यही है क्या, 22, राइट। फिर कितना डिजिट का नंबर होता है ये, तो ये हमारा 15 डिजिट का होता होगा, क्योंकि पैन नंबर भी होता है इसके अंदर पूरा, राइट, 15 सही है।
फिर एग्री टर्नओवर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एग्रीकेट ऑल टैंकेबल सप्लाईज, एकदम सप्लाईज, वी एंड ऑल ऑफ द अबव, आई थिंक ऑल ऑफ द अबव, लेट्स सी, राइट डी। फिर है ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, तुम्हें जो है ई वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा। इसका ना पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ऐसे पूरी की पूरी लिस्ट है जिसके अंदर हमें ई वे बिल नहीं देने होती है। उसके अंदर नॉन मोटराइज कन्वीनियंस है, उसके अंदर ये कस्टम पोर्ट्स वाला भी है सारा, इसमें ट्रांसपोर्टेड एनेक्चर्स जो है स्पेसिफाइड एनेक्चर उसकी गुड्स है, इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। देखते हैं आंसर, राइट। फिर है हमारा ये कि कितने मंथ्स तक हमें जो है इसी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, तो 72 मंथ्स तक। ये मैंने पहले जो है वो बता दिया था, उस टाइम बता देता। बी 72 मंथ्स कहाँ से होता है, 6 ईयर्स। यहाँ पे और कुछ है, सिक्किम का है लोकेटेड एंड उत्तर प्रदेश में रेगुलर सप्लाई है, एकदम सप्लाई है, तो इसको बताओ रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है। चलो ये सब छोड़ो, हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। चलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना और मुझे क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो बाय, थैंक यू।